कहाँ रह गई थी? कितनी देर हो गई है, कुछ होश है तुझे? हाँ माँ, वो कॉलेज के बाद पिंकी के साथ जरा मार्केट निकल गई थी। और क्या करने गई थी मार्केट? मार्केट क्यों जाते हैं माँ, कैसी बातें करती हो आप भी? अच्छा, मतलब फिर शॉपिंग करने गई थी? हाँ, बस थोड़ी सी। अवनी, तुझे कितनी बार समझाया मैंने, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, हमें एक एक पैसा समझदारी से खर्च करना चाहिए। कसम से मम्मी, मैंने बहुत समझदारी से पैसे खर्च किए। अच्छा ला दिखा तो, मैं भी देखूं तेरी समझदारी। अवंती ने गुस्से से कहा तो उसकी बेटी अवनी फौरन अपने थैले खोलकर दिखाने लगी। उसने थैले से एक कुर्ती निकाली और फिर चहकते हुए बोली, ये देखो माँ, कितनी प्यारी कुर्ती है ना? अच्छा, ये जरूरी थी? हाँ हाँ, बहुत जरूरी थी माँ, मेरी सारी कुर्तियाँ पुरानी हो गई है ना। और वो पिछले हफ्ते जो 3 कुर्तियाँ लाई थी उसका क्या, वो भी पुरानी हो गई? वो तो उनको मिलाकर ही तो अब सारी नई कुर्तियां है ना मेरे पास। और ये देखो, ये नया पर्स मेरे लिए, ये कॉलेज के लिए नया बैग, और ये, हाय राम, यानी तू फूका ही 8-10 हजार रुपए। नहीं मम्मी, सिर्फ 7,800 रुपए। और ये देखो, ये साड़ी आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, खास आपके लिए। कितने की है? अरे क्या करोगी आप जानकर, आप तो बस साड़ी पकड़ो। अवनी जानती थी कि उसे अपनी माँ को कैसे मनाना है, इसीलिए वो जब भी शॉपिंग से आती तो कुछ न कुछ अपनी माँ के लिए जरूर ले आती, जिससे उसकी माँ का गुस्सा शांत हो जाता। अवनी की इस आदत से उसकी माँ भी परेशान थी। अवनी रोज रोज मार्केट जाती और कुछ न कुछ शॉपिंग करती रहती। फिर अगले दिन, माँ जल्दी से खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। क्यों, ऐसा क्या करके आई है तू? अरे माँ, बस पूछो मत, पहले कॉलेज गई, सारा दिन पढ़ाई की, और फिर कॉलेज के बाद वो नताशा है ना, वो जबरदस्ती शॉपिंग के लिए अपने साथ ले गई। जबरदस्ती? हाँ माँ, मैं तो उसे मना कर रही थी पर वो मानी नहीं। और आप जानती हो ना कि मैं मोल भाव करने में कितनी माहिर हूँ, तो सारी सहेलियां ना मुझे ही अपने साथ ले जाती हैं। अच्छा, तो तूने अपने लिए तो कुछ खरीदा नहीं होगा ना? ना, मैंने कहाँ कुछ खरीदा, बस ये एक सिंपल सी ड्रेस दिख गई तो अब बहुत अच्छे ऑफर में मिल गई, बहुत सस्ते में। अच्छा, जरा दिखा तो मुझे। छोड़ो ना माँ, ऐसी है, आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगी। अरे दिखा तो सही, तभी तो मैं बता पाऊंगी ना कि मुझे कितनी पसंद आई। वो अवनी को बुरे वक्त के लिए जो भी पैसे देती, अवनी उससे कुछ न कुछ खरीद लाती। और अवंती अब उस सबसे तंग आ चुकी थी। देख अवनी, तेरे पापा की पेंशन इतनी नहीं है कि तू यूं ही पैसे उड़ाती रहे, और दूसरी बात ये कि ये तो तेरा घर है, पर जब तू ससुराल जाएगी तो वहाँ ये सब नहीं चलेगा। अरे ससुराल में तेरे ये नखरे कोई नहीं उठाएगा, समझी तू? अगर ऐसा है तो मैं भागकर वापस आपके पास आ जाऊंगी, कह देती हूँ। अच्छा, और फिर क्या करेगी सारी जिंदगी? पापा की पेंशन से शॉपिंग करूंगी, और क्या। अवनी की बात सुनकर अवंती भी हंस पड़ी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन अवनी की शादी हो गई। शादी में विदाई के वक्त अवंती ने फिर अवनी को समझाया, देख अवनी, मेरी बात ध्यान से सुन, थोड़ा अपनी आदत पर काबू रखना। माना तेरे ससुराल वाले पैसे वाले हैं, लेकिन तेरी ये रोज रोज की शॉपिंग की आदत कहीं तुझ पर भारी ना पड़ जाए, समझ गई ना? हाँ माँ, कितनी बार एक ही बात कहोगी, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब थोड़ा रो भी लो, मैं विदा हो रही हूँ। फिर अवंती ने अपनी बेटी को विराट के साथ विदा कर दिया। अवनी अब अपने ससुराल आ चुकी थी। नई बहू होने के चलते उसे कई दिन घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। रोज रोज शॉपिंग करने वाली अवनी कई दिन उसे घर में बंद थी। और फिर एक दिन, अरे विराट बेटा, जब से तेरी शादी हुई है तो अवनी को एक बार भी बाहर घुमाने लेकर नहीं गया, इसे जरा बाहर घुमा ला बेटा। ठीक है मम्मी, मैं बोलता हूँ अवनी को तैयार होने के लिए। अब सुनिए, ये लीजिए, ये रहा आपका पर्स, और ये रही आपकी कार की चाबी। लगता है तुम तो तैयार ही बैठी हो। विराट की बात सुनकर अवनी शर्मा गई और उसकी सास नीलिमा हंसने लगी। कुछ दिनों बाद शॉपिंग पर निकली अवनी बहुत खुश थी। बाजार में जाते ही उसका मन किया कि वो दुकानों पर टूट पड़े, लेकिन उसे उसकी माँ की बात याद आ गई। मन मार कर वो एक दुकान पर गई और अपने लिए 1,000 रुपए का एक पर्स खरीदा और फिर घर चले। ये क्या है, पर्स कितने का लिया? बस 1,000 रुपए का है। बाप रे, इतना महंगा, तुम्हारे शौक तो बड़े हैं भाई। अपने पापा की पेंशन से 2-2 हजार के पर्स खरीदने वाली अवनी ने अपने पति के पैसों से पहली बार 1,000 का पर्स खरीदा था, जिससे उसका पति चिढ़ गया था। पर उसने विराट को ना तो कोई जवाब दिया और ना ही उससे कोई बहस की। फिर शाम को, अवनी ये क्या ले आई बेटा? वो मम्मी जी एक पर्स लिया है। क्यों विराट, कितना पैसा खर्च करवा दिया तेरा नई बहू ने? मैं तो इसे बस गोलगप्पे खिलाने ले गया था माँ, पर इसने तो पूरे 1,000 का चूना लगा दिया। चूना नहीं लगाया मम्मी जी, बस एक पर्स ही तो लेकर आई हूँ। और ये देखिए मम्मी जी, आपके लिए कितनी प्यारी साड़ी भी तो लाई हूँ।
नहीं नहीं, मुझे किसी साड़ी की जरूरत नहीं है। शादी में ले तो ली थी कितनी सारी, अब तुम जाकर इसे वापस कराओ। वैसे ही बहुत खर्चा हो गया मेरे बेटे का। अवनी समझ गई थी कि आगे की राह उसके लिए मुश्किल होने वाली है। एक तो उसका दाव उसकी सास पर नहीं चला, ऊपर से उसकी सास और पति ने पहले ही दिन उसकी शॉपिंग पर सवाल उठा दिए थे। वक्त बीतता गया और एक दिन जब अवनी विराट के साथ घर लौटी तो विराट गुस्से से भन्नाया हुआ था। माँ, आज के बाद मैं इसे लेकर कभी मार्केट नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, कितना खर्चा करवाती है ये। जब देखो ये लो वो लो, हद है यार। पर मैंने तो घर का ही सारा सामान लिया था जी। अच्छा, ये सैंडल ये घर का सामान है, और ये मेकअप किट ये तुम्हारे अलावा कौन यूज करने वाला है, जरा बताओ मुझे। बस करो अवनी, इतना खर्च करोगी तो आगे चलकर घर कैसे चलाओगी तुम? पर मम्मी जी, अगर मुझे सैंडल चाहिए तो मैं अपने पति को ही बोलूंगी ना। अवनी का जवाब सुनकर विराट और नीलिमा गुस्से से लाल हो गए। इधर अवनी का पारा भी चढ़ा हुआ था। भयंकर बहस के बाद विराट ने गुस्से में अवनी को एक जोरदार चाटा रसीद कर दिया। थप्पड़ लगते ही अवनी अगले ही पल अपने कमरे में गई और अपना सामान सूटकेस में पैक करके वहां से निकल गई। न तो विराट ने उसे रोका और न ही उसकी सास नीलिमा ने। अवनी सीधा अपने मायके पहुंच गई और फिर, अरे अवनी, क्या हुआ तुझे? तू रो क्यों रही और तू अकेली? अब दामाद जी नहीं आए? वो लोग बहुत बुरे हैं मम्मी। फिर एक ही सांस में अवनी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर अवंती समझ गई कि अवनी की रोज रोज शॉपिंग की आदत ने उसका घर बिगाड़ दिया था। उसने अवनी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन अवनी वापस अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं हुई। फिर अगले दिन रसोई में, माँ घी कहाँ रखा है? घी तो आना बंद हो गया बेटा। पर क्यों मम्मी? मेरे लीवर में इन्फेक्शन निकला है, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा। 5 लाख रुपए चाहिए, तो बस उसी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। हैं? पर कब से आपको ये दिक्कत? यही कोई 5 साल से। और आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कुछ? क्या करती तुझे बताकर? मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, और दूसरी बात, हमारे पास पैसे कहाँ थे ऑपरेशन के लिए? मम्मी, आप तकलीफ में रही और आपने मुझे बताया तक नहीं, और मैं पगली शॉपिंग में वो सारे पैसे उड़ाती रही जो आपके इलाज के लिए काम आते। नहीं, ये बहुत गलत हुआ। मेरी शॉपिंग की वजह से ही आपका इलाज नहीं हुआ ना, अब मेरी शॉपिंग ही आपका इलाज कराएगी। इतना कहकर अवनी बाजार की तरफ चली गई। अवंती ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने बाजार जाकर एक से एक बढ़िया ड्रेस खरीदी। उसकी शॉपिंग और फैशन की समझ ऐसी थी कि वो जो भी चीज खरीदती थी वो अपनी असली कीमत से कई गुना ज्यादा महंगी दिखती थी। उसने ढेर सारी शॉपिंग करके अपने घर के बाहर ही दुकान लगा ली। ये इतना सारा सामान, माँ, आज से मैं यही दुकान लगाऊंगी और पैसे कमाऊंगी ताकि आपका ऑपरेशन करा सकूं। अरे तू मेरी चिंता मत कर, तू जाकर अपने ससुराल संभाल। भाड़ में गए ऐसे ससुराल वाले, अगर उन्हें मेरी चिंता होती तो वो अब तक आ चुके होते मुझे लेने। अवनी अब हर रोज मार्केट जाती, अच्छा अच्छा सामान थोक में खरीद कर लाती और उसे अपने ही घर के सामने बेचती। धीरे धीरे उसकी कमाई अच्छी होने लगी और फिर कुछ ही महीनों में उसने अपनी माँ का ऑपरेशन कराया और अवंती पूरी तरह से ठीक हो गई। और फिर, भगवान सबको तेरे जैसी बेटी दे। आपका ऑपरेशन हो गया ना, अब आप पूरी तरह से ठीक हो। आप आराम करो, मैं आती हूँ। अरे पर तू जा कहाँ रही है? शॉपिंग करने, पर इस बार बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए एक नई साड़ी लेने। अब इतने दिनों बाद ससुराल जाऊंगी तो पुरानी साड़ी में तो नहीं जाऊंगी ना? क्या सच कह रही है तू बेटा? हाँ माँ, इनका फोन आया था, वो मुझे वापस ले जाना चाहते हैं और आप चिंता मत करना, मैं ज्यादा महंगी साड़ी लेकर नहीं आऊंगी और आगे से रोज रोज शॉपिंग भी नहीं करूंगी। सरिता विहार में रमोला यादव की एक बड़ी कोठी थी। वो एक फेमस समाज सेविका थी। उसके पति सरकारी नौकरी से बड़े पद पर से रिटायर्ड थे। उसका एक बेटा रोहन था जो कि बड़ी कंपनी में काम करता था। वो एक संपन्न परिवार था। एक रोज पंडित एक मिडिल क्लास लड़की सौम्या का रिश्ता रमोला के अमीर बेटे रौनक के लिए लेकर आते हैं, जिसे देख रमोला कहती है, लड़की तो फोटो में अच्छी दिख रही है, बाकी हम मिलकर बताएंगे। रमोला अपने बेटे और पति के साथ सौम्या को देखने उसके घर पहुंची। सौम्या दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें देखते ही पसंद आ गई। सौम्या को भी रोहन पसंद आ गया। सौम्या का परिवार भी इतने बड़े परिवार से रिश्ता जोड़कर बहुत खुश थे। अरे रेखा, बहुत बड़ा अमीर परिवार मिला है अपनी सौम्या को। हमारी बेटी राज करेगी वहाँ राज। अरे फिर तो वहाँ नौकर चाकर होंगे, हमारी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सच में रानी बनकर रहेगी वहाँ। हाय, फिर तो मेरा हनीमून ट्रिप फॉरेन का होगा, वहाँ बड़ा मजा आएगा। मैं तो स्विट्जरलैंड जाऊंगी। सौम्या तो अभी से स्विट्जरलैंड के सपने देखने लगी। वो बहुत खुश थी।
कुछ दिनों बाद रोहन और सौम्या की शादी हो जाती है। अगले दिन सौम्या सुबह उठती है तो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन 2 मिनट में ही बाहर आकर अपने पति से पूछती है, सुनिए जी, बाथरूम में टूथपेस्ट नहीं है और ना ही साबुन। ओ अच्छा, तुम्हें नहाने जाना है? रुको मैं अभी लाता हूँ। रौनक अंदर जाता है, अलमारी में रखी नीम की टहनी और साबुन की जगह चिकना पत्थर ले आता है। ये क्या है जी? अरे तुम्ही ने तो अभी मांगा था साबुन और टूथपेस्ट। इसको करने से हमारे दांत और बॉडी दोनों साफ रहते हैं। हमारे पूर्वज तो यही इस्तेमाल करते थे, हम सब भी यही करते हैं, तुम भी करो। सौम्या चुपचाप वो लेकर बाथरूम में चली जाती है, फिर तैयार होकर रसोई में जाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि वहां एक भी नौकर नहीं होता। कमाल है, इतना अमीर घर लेकिन नौकर एक भी नहीं है। तभी उसकी सास वहां आती है। बहू, छत पर लकड़ियां रखी हैं, वो ले आओ और इस चूल्हे पर रोटी बना लो। माँ जी, चूल्हे पर? हाँ, इससे गैस की बचत होगी ना। देख बहू, ये जो तू कोठी देख रही है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं बनाई, इसी तरह थोड़े थोड़े पैसे बचाए हैं तब जाकर ये कोठी बन पाई है। अच्छा सुन, ये ले 4 आलू, इन्हें बना दे साथ में, सबके लिए 2-2 रोटी भी लगा दे। माँ जी, 4 आलू? हाँ, हम 4 ही तो हैं, 1-1 आलू की सब्जी सबके लिए काफी है। दरअसल यादव परिवार जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। रमोला ने कंजूसी कर कर के सबको अपनी तरह घर में कंजूस बना डाला था और इन सब का खामियाजा बेचारी नई बहू सौम्या को भुगतना पड़ रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर सौम्या सबके लिए 2-2 रोटी के साथ थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाती है। फिर नाश्ता करके सौम्या पगफेरे की रस्म के लिए रौनक के साथ अपने घर जाने के लिए तैयार होती है। सौम्या जल्दी आओ। जी बस आई, लगता है ये गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं। लेकिन सौम्या जब बाहर गई तो रौनक ऑटो में उसका इंतजार कर रहा होता है। ऑटो? लेकिन गाड़ी कहाँ है जी? गाड़ी? हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। माँ और पापा कहते हैं कि ये सब फिजूल खर्ची है। हमें तो कहीं भी जाना हो तो हम बस या ट्रेन से ही जाते हैं। वो तो आज तुम पहली बार अपने मायके जा रही हो, इसलिए माँ ने ऑटो करने को कहा है, और साथ ही ये भी कहा है कि इसके बाद से बस में जाया करो, पैसे बचेंगे। हे राम। सौम्या ऑटो में बैठ जाती है, लेकिन उसको अपने अमीर परिवार की ये कंजूसी बड़ी खटकती है। लेकिन वो उस वक्त चुपचाप रौनक के साथ अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद, रौनक, वैसे हम अपने हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है ये सब फालतू की चोचलेबाजी करने की। जाने दो ना रमोला, बच्चों का मन है तो। वो रौनक की बुआ है ना, कमला बुआ, अरे सीता बाजार वाली मेरी बहन, उनके यहाँ भेज दो। फ्री में इनका हनीमून हो जाएगा और होटल और खाने के पैसे बचेंगे वो अलग। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था, हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगी, लेकिन ये सीता बाजार लेकर जाएंगे। मम्मी, कहाँ फंस गई मैं, पैसे वाले लेकिन कंजूस ससुराल वालों के बीच। अगले दिन रौनक और सौम्या सुबह कमला बुआ के घर निकल जाते हैं। फिर 2 दिन रहकर वो वापस लौट आते हैं, लेकिन वहाँ भी सौम्या को काम ही करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रत्ना काकी उनके घर आती है। काफी देर बैठने के बाद जब रमोला उसे चाय के लिए नहीं पूछती तो फिर काकी उससे कहती है, अरे रमोला, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, जरा बहू को कहकर 1 कप चाय तो बनवा दे। चाय? अच्छा, हाँ, अभी बोलती हूँ। सौम्या बहू, 1 कप चाय तो बना दे काकी के लिए। जी माँ जी, बस अभी लाई। लेकिन सौम्या देखती है कि घर में दूध तो है ही नहीं। वो अपनी सास को बुलाती है, माँ जी जरा इधर आइए। माँ जी, घर में दूध खत्म हो गया है, बस ये आधा सा गिलास बचा है। खत्म हो गया है? परसों ही तो लाई थी, खैर दिखा इधर। रमोला उस आधे गिलास दूध में 1 लीटर पानी डालती है और कहती है, ले, अब तो बन गया ना 1 लीटर दूध, अब आराम से चाय बना। अपने ससुराल वालों की कंजूसी से सौम्या पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसकी सास 2 से ज्यादा रोटी बनाने ही नहीं देती, साथ ही सारा काम सौम्या से लेती, जिससे उसके शरीर में कमजोरी आना शुरू हो गई और एक दिन वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। देखिए, इनके शरीर में ठीक से खान पान न मिलने की वजह से काफी कमजोरी आ गई है। अगर ऐसा ही रहा तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए इनके खाने पीने पर पूरा ध्यान दिया जाए। सौम्या को खून चढ़ाया जाता है, साथ ही उसे कुछ दवाइयां भी दी जाती हैं, जिससे वो अब ठीक हो जाती है। लेकिन अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उसके माता पिता कहते हैं, बस अब मैं और अपनी बच्ची को उस कंजूस ससुराल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। क्या क्या सोचकर हमने अपनी बेटी की शादी करवाई थी कि बड़े घर में जाएगी तो खुश रहेगी, लेकिन यहाँ तो उसको खाने तक को ठीक से नहीं मिल रहा। चल बेटी, हम गरीब सही लेकिन कम से कम जिंदगी तो ढंग से जीना जानते हैं। हाँ पापा, अब मैं इस घर में ऐसे नहीं रह सकती जहाँ भूख मार कर जीना पड़े।
ठीक होकर सौम्या अपने माता पिता के घर चली जाती है, लेकिन अब रौनक को और उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ दिन बाद वो तीनों सौम्या को लेने उसके मायके पहुंच जाते हैं। माफ करना बहू, जो हमने तुझे इतनी तकलीफ दी। पहले हम गरीब थे तो सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, फिर पैसा कमाकर बचाने की आदत धीरे धीरे कब कंजूसी में बदल गई पता ही नहीं चला, और फिर मेरे साथ रहते ही आदत मेरे परिवार को भी लग गई। लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है, तुम हमें माफ कर दो और हमारे साथ घर चलो। हाँ सौम्या, अब से वही होगा जैसा तुम चाहोगी। अब से उस घर में कोई कंजूसी नहीं करेगा। अब चलो हमारे साथ। हाँ सौम्या, अब हमें माफ कर दो और चलो अब घर चलो, वो भी ऑटो में नहीं बल्कि अपनी कार में। उन सब की बातें सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कार का नाम सुनकर बहुत खुश होती है। वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। सौम्या के माता पिता भी बहुत खुश थे। सौम्या अपनी नई गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल लौट आती है। रमोला अब उसके लिए काम वाली बाई भी रख देती है। साथ ही सौम्या को वो अब किसी भी तरह की रोक टोक नहीं करती। अब सौम्या का जो मन होता वो बनाकर खाती और सबको खिलाती। अब सौम्या अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहती है।